बेरूत पर सीरियल एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। हवाई हमलों से दहल गया एक बार फिर बेरूत। रात भर कई इलाकों में मिसाइल से अटैक हुए हैं। ये ताजा तस्वीरें देखिए। बेरूत में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रात भर बेरूत इसी तरह से दहलता रहा। और अहम खबर है, बेरूत में इजरायली वायुसेना का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की इमारत पर बम गिरा दिया गया। हिजबुल्लाह की इमारत हमले में पूरी तरह से धराशायी हो गई है। ये खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें। हिजबुल्लाह की इमारत को किस तरह से निशाना बनाया गया, कैसे पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई इस धमाके में। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, आयतुल्लाह खामेनी ने अपने बेटे को अपनी गद्दी सौंप दी है। बेटे मुश्तबा को बनाया अपना उत्तराधिकारी। मुश्तबा खामेनी होंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ईरान ने हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और देखिए जानकारी ये मिल रही है कि आयतुल्लाह खामेनी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। एपी के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। खामेनी ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ा है। मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने की 2 साल से चल रही थी तैयारी। जी हां, तो खामेनी के बेटे को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। खबर क्या है, आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बेटे मुश्तबा को खामेनी ने अपनी गद्दी सौंप दी है। मुश्तबा को बनाया ईरान ने नया सुप्रीम लीडर। और खास बात यह है कि 2 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। ताजपोशी की 2 साल से तैयारी चल रही थी। 26 सितंबर को आनन फानन में एक बैठक बुलाई जाती है। ईरान असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर यह बैठक की जाती है। 26 सितंबर को गुपचुप तरीके से नया लीडर चुना गया। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना। अब सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर कुछ और अहम बातें। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है सुप्रीम लीडर को। दरअसल ये 86 मौलवियों का एक समूह है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर बनने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। इसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में ज्यादातर खामेनी के ही लोग थे। इसलिए आयतुल्लाह खामेनी जो चाहते थे हुआ वही है। उनके बेटे मुश्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, ईरान का नया सुप्रीम लीडर। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओ.पी. तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में ही हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे। मुश्तबा खामेनी के ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद आखिर किस तरह के बदलाव की उम्मीद की जाए, या फिर जो अब तक ईरान में होता आया है तमाम मुद्दों को लेकर जो आयतुल्लाह खामेनी का रुख रहा है वही रुख आगे बढ़ने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक उनके बेटे की बात की जाती है वो भी आप मान के चलिए उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो जिस तरीके से अमनतुल्लाह खामेनी करते हैं। लेकिन अभी खास बात यह है समीर की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हाल में जितने बड़े प्रोटेस्ट ईरान में हुए थे उनको दबाने या फिर उनको मैनेज करने का काम खामेनी के बेटे ने ही किया था। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि 55 साल के ज़रूर हैं, मीडिया के सामने कम आते हैं, लगातार पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि खामेनी सीनियर के लगातार बीमार होने के बाद अब मुर्तज़बा को लाया जाएगा। उनको लगातार ना सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सुप्रीम कमांडर की, बल्कि जो पूरे सैन्य आप कह सकते हैं कि कमांड है या फिर वो भी सीधे तौर पर उन्हीं के इशारों पर काम करेगी।
कर्नल राठौर, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को और आने वाले वक्त में इस बड़े फैसले का कितना असर इस पूरे के पूरे रीजन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बार बार यह अंदेशा जताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले कुछ बड़ा कर सकता है इजराइल, कुछ बड़ा कर सकता है ईरान। दोनों खेमों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। देखिए समीर, जो ये चेंज ऑफ गार्ड आया है, अभी मुस्तफा आए हैं, ये बहुत ही गलत टाइम पर इनको ये गद्दी मिली है क्योंकि ईरान बहुत बड़े वॉर में फंसा हुआ है। इंटरनल टर्मोइल इतने ज़्यादा हैं, जनता भी उनसे खुश नहीं है। तो मैंने ये लगता है कि इनका वाकई टेस्ट होगा और ये जो उनके पिता हैं खामनेई, वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। तो इस वक्त जो है उनके ऊपर वाकई बहुत ज़्यादा दबाव है और खामनेई ने पब्लिकली एक बार एडमिट भी किया है कि ईरानी गवर्नमेंट और एजेंसीज में इजराइल बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। तो ये एक चीज़ वेस्ट जो देखेगी इस सत्ता परिवर्तन को कि ये टाइम है रिजीम चेंज के लिए मुफीद, और हो सकता है कि वेस्ट का इस वक्त और इसके ऊपर अभी एक्सेलरेट करें कि ईरान में एक बार ये रिजीम चेंज कैसे हो सकती है, क्योंकि वो मौजूदा राष्ट्रपति को थोड़ा फेवरेबल भी पाते हैं। तो वहाँ पर एक इशू आएगी और जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि इजराइल एक बार फिर से आक्रामक हो ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी ईरान की प्रॉक्सीज को मोर और लेस कंट्रोल में कर लिया गया है। ठीक है, और इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है, बेरूत पर इजराइल ने विध्वंसक हमला किया है। कुछ और अहम तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी भीषण बमबारी हुई है, यह पता चला है। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। बेरूत के कई रिहायशी इलाकों को भी इजराइल ने बनाया है निशाना। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हैं। कुछ और तस्वीरें हमले की सामने आई हैं बेरूत से, ये देखिए। तो एक तरफ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के प्रॉक्सीज भी हमला कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब आपको ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के बारे में बताते हैं। मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। 55 साल के मुश्तबा की शख्सियत रहस्यमयी रही है। खामनेई के दूसरे बेटे हैं, लो प्रोफाइल ही रहते हैं, जिसका जिक्र भी सुमित भी कर रहे थे। बहुत कम अवसरों पर ही वो नजर आते हैं। पिता की तरह सार्वजनिक भाषण वो नहीं देते। इस्लामिक मामलों के अच्छे जानकार के तौर पर भी उनकी पहचान है। अब बात ईरान में प्रभाव की। पहली बार 2009 में दुनिया की नजर में आए मुश्तबा। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से उन्होंने कुचला। ईरानी खुफिया सरकारी एजेंसियों में इनका दबदबा माना जाता है। ईरान इराक युद्ध में मुश्तबा की अहम भूमिका रही, यह भी कहा जाता है। ईरान सरकार में इन्होंने कभी भी कोई पद नहीं लिया। 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर बैन लगा दिया था। अब बड़ी बात क्या है, इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुश्तबा का कद और ज्यादा बढ़ा। रईसी के बाद राष्ट्रपति बनाने की उन्हें तैयारियां चल रही थी। रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव आ गया, यह भी कहा जाता है। चतुर्वेदी साहब, आप किस तरह से देखते हैं? इस बीच खबरें यह भी सामने आई कि मुश्तबा अपने पिता की तरह उतने कैपेबल नहीं हैं, लेकिन इब्राहिम रईसी के जाने के बाद कहां तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाना था और अब बिना किसी एक्सपीरियंस के सीधे उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है, वो भी तब जबकि इस वक्त ईरान के सामने भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और इजराइल के वॉर फ्रंट पर क्या होगा? क्या इससे बिल्कुल बेखबर रहते हुए निर्णय किया गया है या फिर जरूरी हो गया था क्योंकि खामेनेई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब जरूरी था कि नए नेतृत्व को सौंपा जाए ये पद? समीर, आपने काफ़ी सही कहा है कि ये मजबूरी है। इस वक्त
खोमनेनी खुद बहुत बीमार हैं, उन्होंने किसी को देना है और वो ऐसे आदमी को देना चाह रहे थे जो उनके विचारधारा का हो, उनके जो आदेश हैं उन सब पर कार्रवाई चलती रहे। तो मूल रूप से अगर आप देखें तो कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, ओनली एक नाम के रूप पर उनके लड़के को घोषित कर दिया जाएगा और जो खमनैनी चाहते हैं वही होता रहेगा। तो इसमें कोई और एक ऐसे आदमी को जो कि इस्लामिक विचारधारा के उनको ज्ञान है उसका वो सब है, लेकिन कार्य प्रणाली, शासन को करना, भू राजनीतिक बातों के बारे में, सुरक्षा से संबंधित बातों में जिनको कोई ज्ञान ना हो, ऐसे आदमी को ईरान के एक सुप्रीम लीडर बना देना मैं समझता हूँ विश्व के उसमें पटल पे अगर देखेंगे तो सही नहीं है। लेकिन यह मुस्लिम देशों में होता है, इस्लामिक देशों में ऐसा ही होता है। और आप अगर देखें तो ये जो सत्ता परिवर्तन नहीं है, एक परिवार का राज्य चलेगा, वही होता रहेगा। और ये पूरे विश्व के अगर भू राजनीतिक उससे देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि एक अच्छा पहल है। और एज फार एज जो आपने जो बाइडेन के बारे में, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में कहा, हाँ। जरूर जब ट्रंप के आने के बाद चीज़ें जरूर बदलेंगी। ट्रंप और जो बाइडेन में विश्व के जो आजकल क्राइसिस चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उसमें बहुत कुछ अंतर है दोनों की सोच में। और मैं समझता हूं कि एक शांति की तरफ पहल जरूर होगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी किसी को अगर बनाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये इंडिविजुअल्स की वो है और अपने सत्ता के बिल्कुल तैयार करने की एक लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है। और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में यही होता आया है जो अब होता हुआ हम एक बार फिर अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। तिवारी जी, एक कमेंट आपका भी चाहूंगा, और खास करके सियासत और धर्म के इस खेल को आप कैसे देखते हैं? मतलब मौलवियों की एक पूरी टीम बैठती है और उसके बाद, और उसमें भी ज्यादातर वो मौलवी जो कि खामेनेई के सहयोगी रहे हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक रखने वाले मौलवी हैं, वही उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो नया सुप्रीम लीडर चुने और फिर उनके बेटे को चुन लिया जाता है। ये जो धर्म और सियासत का खेल हम देख रहे हैं अपनी नजरों के सामने, इसे आप कैसे देखें? देखिए समीर, नेता उतना ही पावरफुल होता है जितने उसके सपोर्टर्स हों। अब जो चतुर्वेदी साहब की बात मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर ये खुमैनी अगर मर जाते तो हो सकता था कि इनके बेटे को कमांड नहीं मिलती। ये जो स्विच ओवर, मतलब कमांड स्विच ओवर करके अपने जमाने में अच्छे खासे रहते हुए उन्होंने कर लिया। ये वंशवाद ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है विश्व के लिए, कहीं के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ना कि ईरान के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब उन्होंने जीते जी अपने बेटे को प्रोवाइड कर दिया। हाँ। अब देखिए ये मौलवियों की पावर, ये मौलवी जो है वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं, इनके टाइम के हैं, उनमें कोई इलेक्शन नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ते। अब ईरान की जनता क्या चाहती है, ईरान की जनता 1980 और 90 के शुरू में कैसी थी और अब ईरान की हालत क्या है, ये जब बच्चों को अपने दादी और नानी से सुनती होगी लड़कियां, उनको पता चलता होगा ईरान कैसा रहा होगा। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि खुमैनी की जो पावर है बहुत दिनों से चले जा रही थी, इस तरीके से वातावरण ईरान में चलेगा, कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा। जहां तक जैसे राष्ट्रपति का सवाल है कि इनकी थोड़ी विचारधारा अलग है। अब नई जनरेशन जितनी भी आएंगी सबकी विचारधारा थोड़ी अलग प्रोग्रेसिव होगी, बिकॉज ईरान खुमैनी के बाद से काफी पीछे चला गया था। भले वॉर में बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, इसमें आगे बढ़ा हो, लेकिन जहाँ तक समाज की और लोगों की प्रगतिशील होने के जो भी तरीके थे उसमें सब पीछे हो गया था। ईरान बहुत पीछे हो गया था काफ़ी। ये शाह के टाइम में कितना अच्छा और कितना बढ़िया चलता था, तो ये फर्क लोगों को इतने सालों से जो उनको झेल रहे हैं या इनका प्रभाव कर रहे हैं, इसका कुछ रूप में आएगा ही। अब देखिए वहाँ की लोकल जनता को तुम कब तक सप्रेस कर सकते हो? अब इसको शाबाशी दी जा रही है कि इन्होंने सप्रेस कर दिया जितने भी लोग। लेकिन तिवारी जी, कहा तो यही जाता है ना कि भाई वो इस्लामिक कानून जो है, इस्लाम के नुक्ते नजर से जो फैसले हो रहे हैं वो सही हैं या नहीं है, ये उनका काम होता है। पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए तो सरकार है ही, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पजेश्कियान राष्ट्रपति चुनकर आए हैं, ये बातें कही जाती रही।
देखिए ये तो बात सही है, लेकिन इस्लाम और प्रोग्रेस ये दोनों चीजें एक जैसी चल सकती हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोग उनके खिलाफ रोड पे आ रहे हैं, इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जनता वापस आ रही है, तो मैं अंदर उनके कुछ खलबली अवश्य हो रही है लोगों के अंदर कि हमें ये बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा, हमें खाली इस्लाम के उससे चलना है। इस्लाम का देखिए रूल है, लेकिन हर रूल का इंटरप्रिटेशन अलग होता है, किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता था। लेकिन जो लोग हैं वो खुश हैं, या उनको बाहर जाने की उनको भी तुलना करते हैं लोग, ईरानियन लोग भी बाहर जाते होंगे और विदेश में लोगों से तुलना करते होंगे कि हमारा समाज कैसा है, हमारे ऊपर कितनी अमेरिका की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, उसके वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है और जो बाहर किया गया उसके बाहर निकलने की कोशिश होगी कि नहीं होगी। अगर बाहर निकलेगा तो ईरान कितना आगे बढ़ जाएगा और उनकी जनसंख्या और लोगों की कितनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ये सब क्वेश्चन और प्राइम इशूज होंगे कि ताकि जनता, जो ईरान की जनता है रोड पे आए, वो मौलवियों की सपोर्ट में रहे या जो राष्ट्रपति चाहेंगे वो हो। ये सब देखने की बात है। और कुछ जिस तरीके से ईरान का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह को और गजा को हेल्प करके इजराइल में को दबाने की कोशिश की है, इसमें सक्सेसफुल तो हुआ नहीं है, नुकसान अवश्य हुआ है। कई मिसाइल ही भेजे हैं लेकिन कुछ बहुत तगड़ा रिजल्ट मिला नहीं है। ये सब देखते हुए हो सकता है कि ईरान में कुछ बदलाव हो और ज़्यादा लोग सड़कों पर आए और इनके खिलाफ, जब भी फिलहाल जैसे ये भी नया टेक ओवर करेंगे, थोड़े वीक तो हैं। यानी घरेलू तौर पर जो समस्याएं हैं आप उसका भी जिक्र कर रहे हैं और आने वाले समय में ये भी बड़ा रूप ले सकती हैं जिसका बाकी देश फायदा उठा सकते हैं। इसके भी आसार सीधे तौर पर नजर आते हैं। और अमेरिका की ईरान को लेकर राय क्या है, रुख क्या है, वो ईरान में क्या होते देखना चाहता है, इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब जरा देखते हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि खामेनेई को अपने बेटे को एकाएक सुप्रीम लीडर बनाना पड़ा। इसकी 3 तस्वीरें क्या हो सकती हैं ये आपको बताते हैं। सुप्रीम लीडर का चुनाव रणनीति क्या है। पहली तस्वीर, खामेनेई बीमार। एक ये तस्वीर प्रोजेक्ट करने की कोशिश, खामेनेई बहुत बीमार हैं, खामेनेई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, 1 महीने से वो खासे बीमार चल रहे हैं। खामेनेई की उम्र भी ज्यादा हो गई है, 85 साल इस वक्त उनकी उम्र है। बीमारी की वजह से उत्तराधिकारी बनाना, चुनना जरूरी हो गया था। एक तो ये तस्वीर सामने है। दूसरी तस्वीर, सत्ता में ट्रंप, अमेरिका में बाइडेन की विदाई और डोनाल्ड ट्रंप का आगमन। यकीन जानिए ईरान के लिए भी ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। बाइडेन के मुकाबले ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख ज्यादा सख्त है, ईरान पर वो ज्यादा हमलावर नजर आते हैं। पहले शासनकाल में ईरान पर उन्होंने कई बड़े आघात किए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान को लेकर जो उन्होंने सख्त फैसले लिए वो भी बहुत अहम है। तस्वीर नंबर 3, इजराइल से खतरा। इस समय इजराइल ईरान में जबरदस्त टेंशन चल रही है। कहा यह जा सकता है कि ये टेंशन का बहुत भीषण दौर है, एक दूसरे पर दोनों कभी भी हमला कर सकते हैं और इस तरह की आवाजें दोनों मुल्कों से साफ तौर पर उठ रही हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर भी मंडरा रहा है खतरा और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर सकता है आने वाले वक्त में इजराइल, इसकी भी आशंका लगातार बनी हुई है। सुमित, इस वॉर फ्रंट पर आप होते हुए क्या देख रहे हैं? और डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहेंगे कि जब वो शपथ लें, उनका कार्यकाल, नया कार्यकाल शुरू हो, तो वो दुनिया को ये बता सकें कि जो वो कहते थे वो उन्होंने कर दिखाया है। तो इस लिहाज से भी ये वक्त काफी अहम है क्या? देखिए समीर, एक बात तो तय है कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस जाएंगे तो उसके बाद नहीं, उससे पहले ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी या उनकी आप कह सकते हैं पॉलिसीज हर रीजन के हिसाब से, या फिर जो रूस यूक्रेन को लेकर अलग है, ईरान इजराइल को लेकर अलग है, मिडिल ईस्ट में हर देश को लेकर अलग है। और अभी जो उनका पूरा फोकस है वो ना सिर्फ आप सुप्रीम लीडर खमनेई को लेकर बल्कि ईरान की सुप्रीमेसी को लेकर, मिडिल ईस्ट में लगातार उसके वजूद को लेकर है। और वो ये जानते हैं कि अगर ईरान इसी तरीके से सुप्रीमेसी दिखाता रहा, अगर उसका वजूद इसी तरीके से मजबूत रहा, तो निश्चित तौर पर वो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के कई देशों को प्रभावित करेगा बल्कि अमेरिका के खुद के वजूद को मिडिल ईस्ट में प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका जो है ईरान पर बहुत अग्रेसिवली, आप देखिएगा, ना सिर्फ उसको आपको कह सकते हैं कॉर्डन करेगा बल्कि उसकी लीडरशिप को टारगेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुमित।